राधे राधे दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना ब्रजवासी ब्लॉग वाला। आज की ये वीडियो में लाया हूं केदारकंठ की डिटेल्ड वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था एज ए ब्लॉग, लेकिन आज जो मैं वीडियो में बताऊंगा आपको डिटेल्ड वीडियो, एक एक इन्फॉर्मेशन केदारकंठ के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए केदारकंठ विंटर ट्रैक पे जाने से पहले। तो केदारकंठ 12,500 फीट की ऊंचाई पे एक टॉप पॉइंट है माउंटेन का, जो कि वन ऑफ द फेमस पॉइंट है फॉर ट्रैकर्स। तो ट्रैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस पॉइंट है, इसलिए वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी अनुभव भी अच्छा रहता है। इसका ट्रैक जो है वो कम से कम 20 किलोमीटर लंबा है लगभग, तो लंबाई भी ठीक ठाक है। ट्रैक को बिगनर ट्रैक कहा जाता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मेहनत आपकी ट्रैक करने में लग जाएगी। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या आपको नहीं ले जाना है, कौन कौन सी चीज़ आपको रेंट पर मिल जाती हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। धन्यवाद। केदारकंठ पड़ता है उत्तराखंड के संकरी गांव में, और संकरी ही केदारकंठ का बेस कैंप है जहां से इसके पैदल ट्रैक की शुरुआत होती है। तो केदारकंठ की ट्रिप के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 4 से 5 दिन। 4 से 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो पैकेज वाले हैं वो आपको कितने दिन का स्टे कहाँ पर करा रहे हैं। मेन बात यह है कि क्या आप इस ट्रैक को अकेले खुद कर सकते हैं या आपको ये ट्रैक पैकेज के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रैक आपको पैकेज के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रैक पर, ना ही कोई होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर ये ट्रैक आपको करना है तो ये पैकेज के थ्रू ही करना पड़ेगा, ताकि आपको सारी फैसिलिटीज़ आपके ट्रैक पर मिल सकें। और यदि आप इसे अकेले करना चाहेंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किल हो सकती है, जैसे कि टेंट आपको खुद लगाना पड़ेगा, आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, जितनी भी बर्फ़ से रिलेटेड समस्याएं होंगी वो आपको खुद झेलनी पड़ेंगी, पानी की सबकी व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मुश्किल ये अकेले करने पर हो जाता है। तो केदारकंठ के लिए जो आपको पैकेज मिलते हैं वो 2 तरीके से मिलते हैं। एक मिलता है देहरादून से देहरादून और एक मिलता है संकरी से संकरी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप देहरादून से देहरादून वाला ही पैकेज लें, क्योंकि देहरादून से संकरी जाने पर भी आपको समस्या होगी, आपको बस टैक्सी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसमें भी आपका टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप देहरादून से देहरादून वाला पैकेज लें, तो जो पैकेज वाली कंपनी है वही आपको देहरादून से उठाएगी और वही आपको वापस देहरादून पर ड्रॉप करेगी। तो आपके पहले दिन की शुरुआत हो जाती है जब आप देहरादून से संकरी के लिए चलेंगे। तो लगभग आपका पूरा दिन देहरादून से संकरी पहुंचने में लग जाएगा, और शाम को जब आप संकरी पहुंचेंगे तो वहीं आपको रात को रेस्ट करना होगा और अगले दिन सुबह ट्रैक के लिए निकलना होगा। तो जब आप दूसरे दिन ट्रैक शुरू करेंगे सुबह, तो आपको फिर 2 दिन लगातार ट्रैक ही करना है। लगातार का मतलब आपको लगातार चलना नहीं है। पहले दिन आपका स्टे होगा जूड़ा का तालाब पे, और दूसरे दिन आपका स्टे होगा एक और जगह। जब 2 दिन आप ट्रैक करके दूसरे वाले स्टे पर पहुंच जाएंगे, तो अगले दिन सुबह आपको 2 या 3 बजे उठकर सनराइज़ के लिए जो ट्रैक करना है वो ट्रैक करना है तीसरे दिन। तो आपको 2 या 3 बजे आपके गाइड जो है उठा देंगे, आपको सारी तैयारी वहीं पर करनी होगी, और लगभग 3 बजे आप ट्रैक के लिए शुरू कर देंगे। इतना जल्दी इसलिए चल रहे हैं ताकि आप सुबह का सनराइज़ विटनेस कर पाएँ। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रैक पर आपको कहीं भी नेटवर्क नहीं मिलेगा, इसलिए यदि आप 3-4 दिन के लिए इस ट्रैक पर आ रहे हैं तो इस चीज़ के लिए तैयार हो गए हैं कि आपको वहाँ पर नेटवर्क वगैरह जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, आप कॉल भी नहीं कर पाएंगे किसी को। तो ये एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि 4 दिन आप दुनिया से दूर नेचर के साथ रहेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा अनुभव है। 2-3 बजे ट्रैक शुरू कर देंगे सनराइज़ देखने के लिए, तो आप लगभग सनराइज़ से पहले ही बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएंगे। तो टॉप पर, लेकिन अगर आप विंटर में जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको ले जानी है, क्या क्या चीज़ नहीं ले जानी है, क्या क्या चीज़ आपको पैकेज के थ्रू मिल सकती है और मिलेंगी। तो जब आप सनराइज़ वहाँ पर देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस अलग ही होगा।
आपको लगेगा कि हाँ, आप जिस जगह आए हैं आपका आना वसूल हुआ, पैसा आपका जो खर्च हुआ वो वसूल हुआ। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस आपका वहाँ पर रहेगा। और लगभग 1 डेढ़ 2 घंटा वहाँ पर बिताने के बाद आप नीचे उतरना वापस शुरू कर देंगे। नीचे उतरने में आपको कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे उतरना थोड़ा सा आसान है। अगर बर्फ़ ठीक ठाक रही तो आप बर्फ़ पर फिसल के भी नीचे आ सकते हैं, आपको चोट ना लगे, बस उस तरीके से। तो अब हम बात करेंगे क्या क्या सामान आपके पास होना चाहिए ट्रैक शुरू करने से पहले। चाहे उसे आप खरीद के लाएं, चाहे उसे आप रेंट पे लें, लेकिन वो सामान आपके पास होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपके पास सर्दियों के कपड़े, क्योंकि अगर आप विंटर ट्रैक करने जा रहे हैं तो आप टेम्परेचर एक्सपेक्ट करके चलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम -10 डिग्री सेल्सियस। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको क्या क्या कपड़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि एक वाटरप्रूफ पैंट ज़रूर हो आपके पास, क्योंकि बर्फ़ वगैरह में ये चीज़ें गीली हो जाती हैं तो थोड़ा नुकसान कर सकती हैं, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। सेकंड नंबर पर मेन चीज़ जो है आती है आपके जूते। जूते थोड़े से कंफर्टेबल और थोड़े से मजबूत और टिकाऊ होने चाहिए। अगर वाटरप्रूफ मिल जाते तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपके लिए कंफर्टेबल और मजबूत और टिकाऊ जूते बहुत ज़रूरी हैं, जो कि ट्रैक में आपको कंफर्ट दें, ना कि परेशान करें। तो जूतों का आपको बहुत ध्यान रखना है, जूते थोड़े अच्छे आपको होने चाहिए। इसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए वो है आपका रेनकोट या पोंचो। दोनों चीज़ आपको ज़रूरी है, क्योंकि ठंडी हवा से आपको बचाएंगी और अगर स्नोफॉल हो जाता है तो भी आपको बचाएंगी। इसके बाद आपके आता है ग्लव्स। ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप टॉप पर पहुंचोगे तो वहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही होगी। इतनी तेज़ हवा चलती है कि आपके हाथ सुनने पड़ जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ग्लव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ज़रूर लेके जाएं, भूलें ना गलती से भी। इसके बाद आपकी आती है हेड टॉर्च। टॉर्च आती है जो कि आपके यहाँ माथे पर बन जाती है, क्योंकि जब आप फाइनल डे पर सुबह 2-3 बजे ट्रैक शुरू करेंगे टॉप के लिए, तो 2-3 बजे बहुत अंधेरा रहता है और सबके पास अपनी अपनी टॉर्च होती है। तो अगर आपके पास वो हेड टॉर्च होगी तो उससे क्या होगा कि वो आपको हाथ फ्री रहेंगे और आपको रास्ता सीधे दिखेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ वाली टॉर्च ले जाते हैं, लेकिन उससे आपका क्या होता है, एक नुकसान होता है कि आपका एक हाथ गिर जाता है, जिससे आप फिर डंडी वगैरह जो भी आपको पकड़ने की चीज़ चाहिए होती है, दिक्कत होती है थोड़ी सी। इसलिए हेड टॉर्च ज़रूरी है, आपके माथे पर बंधी रहे तो सही रहता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहती है। और जो चीज़ चाहिए वो है कैप। कैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हवा चलती है, कानों को बचाने के लिए, सिर को बचाने के लिए कैप ज़रूरी है। और लेयर्स की बात अगर करें तो कम से कम 5 लेयर आपको अंदर चाहिए। 5 लेयर का मतलब ये है कि आप इनर वियर पहनते हैं, उसके ऊपर जो गर्म बनियान आती है वो भी पहनते हैं, फिर शर्ट, टी शर्ट, जैकेट वगैरह। तो कम से कम 4 से 5 लेयर आपको चाहिए इतनी ठंड से आपको बचाने के लिए। और जो ठंड है वो एक्चुअल में बहुत पड़ती है वहाँ पर, तो ज़रा भी ये सोच के ना जाएं कि हम लोग एडजस्ट कर लेंगे या कुछ तरीके से बच जाएंगे। नहीं, ठंड बहुत तेज़ पड़ती है, इसलिए अपना सामान स्वयं लेके जाएं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। सब चीज़ आपको रेंट पे मिल जाती है लगभग। अगर आप कुछ लेके भी नहीं जाते हैं तो आपको हर चीज़ रेंट पे लगभग मिल जाती है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अगर आपके पास हैं तो वो लेके जाएं। अगर कोई चीज़ बहुत महंगी आ रही है तो उसको आप रेंट पे ले सकते हैं, जैसे कि हेड टॉर्च है तो शायद कम ही काम आए आगे आने वाले समय में, अगर ट्रैक पर लगातार नहीं जाते हैं तो, इसलिए वो चीज़ आप रेंट पे ले सकते हैं। पोंचू वगैरह हैं वो हर जगह नहीं मिलता तो रेंट पे ले सकते हैं। बाकी चीज़ जो आपके पास हो वो लेके चलें। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो पैकेज के साथ आपको गाइड प्रोवाइड करेंगे। वो 2 चीज़ हैं, स्पाइक्स और गेटर्स। स्पाइक्स जो आपके जूतों पे पहने जाते हैं, जो आपको बर्फ़ पे चलने में मदद करते हैं, चिकनी बर्फ़ पे, स्नो पे। और गेटर्स जो होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा गहरी बर्फ़ होती है तो वो आपके जूते को बर्फ़ से बचाते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी गाइड द्वारा। अब बात कर लेते हैं बजट की। तो जो भी पैकेज आप लेंगे वो मिनिमम रेट है उसका लगभग 6,500 रुपये और मैक्सिमम वो 10,000 रुपये तक जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक मीडियम रेंज का पैकेज ले सकते हैं। जिस भी पैकेज कंपनी से आप बात कर रहे हैं उनसे आप डिस्कस कर लें कि वो क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके की चीज़ें आपको देंगे।
तो उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। इसमें रेंट का आप अपना एक्स्ट्रा जोड़ लें, हर चीज़ का जो भी चीज़ आप रेंट पे लेंगे तो उसके 100-200 रुपये पर चीज़ के हिसाब से उसमें आप अपना जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके का आपका लगभग बजट रहेगा। और जो भी अगर जानकारी कोई यहाँ पर मैंने मिस कर दी है तो उसको आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ की जानकारी दे दूँगा। धन्यवाद।